शाकाहार विषयक अंग्रेजी की पुस्तकों में लेखकों ने बहुत सूक्ष्मता से विचार किया है। उन्होंने धार्मिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक और वैद्यक दृष्टि से शाकाहार की छानबीन की थी। नैतिक दृष्टि से उन्होंने ये सोचा कि मनुष्य को पशु पक्षियों पर जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ है वो उन्हें मारकर खाने के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा के लिए है। अथवा जिस प्रकार मनुष्य एक दूसरे का उपयोग करते हैं पर एक दूसरे को खाते नहीं, उसी प्रकार पशु पक्षी भी उपयोग के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। और उन्होंने देखा कि खाना भोग के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए ही है। इस कारण कई पुस्तकों में आहार में मांस का ही नहीं बल्कि अंडों और दूध का भी त्याग सुझाया गया था। विज्ञान की दृष्टि से और मनुष्य की शरीर रचना को देखकर कई लोग इस परिणाम पर पहुंचे कि मनुष्य को भोजन पकाने की आवश्यकता ही नहीं है। वह वनपक्व अर्थात झाड़ पर कुदरती तौर पर पके फल ही खाने के लिए पैदा हुआ है। दूध उसे केवल माता का ही पीना चाहिए। दांत निकलने के बाद उसे चबा सकने योग्य खुराक ही लेनी चाहिए। चिकित्सीय दृष्टि से उन्होंने मिर्च मसालों का त्याग सुझाया और व्यावहारिक अथवा आर्थिक दृष्टि से उन्होंने बताया कि कम से कम खर्च वाली खुराक शाकाहार ही हो सकती है। मुझ पर इन चारों दृष्टियों का प्रभाव पड़ा और शाकाहार देने वाले भोजन गृह में मैं चारों दृष्टि वाले व्यक्तियों से मिलने लगा। विलायत में इनका एक मंडल था और एक साप्ताहिक भी निकलता था। मैं साप्ताहिक का ग्राहक बना और मंडल का सदस्य। कुछ ही समय में मुझे उसकी कमेटी में ले लिया गया। यहाँ मेरा परिचय ऐसे लोगों से हुआ जो शाकाहारियों में स्तंभ रूप माने जाते थे। मैं प्रयोगों में व्यस्त हो गया। घर से मिठाई मसाले वगैरह जो मंगाए थे सो लेने बंद कर दिए और मन ने दूसरा मोड़ पकड़ा। इस कारण मसालों का प्रेम कम पड़ गया और जो सब्जी रिचमंड में मसाले के अभाव में बेस्वाद मालूम होती थी वो अब सिर्फ उबाली हुई ही स्वादिष्ट लगने लगी। ऐसे अनेक अनुभवों से मैंने सीखा कि स्वाद का सच्चा स्थान जीभ नहीं मन है। आर्थिक दृष्टि तो मेरे सामने थी ही। उन दिनों एक पंथ ऐसा था जो चाय कॉफी को हानिकारक मानता था और कोको का समर्थन करता था। मैं ये समझ चुका था कि केवल उन्हीं वस्तुओं का सेवन करना उचित है जो शरीर व्यापार के लिए आवश्यक है। इस कारण मुख्यतः मैंने चाय और कॉफी का त्याग किया और कोको को अपनाया। भोजन गृह के दो विभाग थे। एक में जितने पदार्थ खाओ उतने पैसे देने होते थे। इनमें एक बार में शिलिंग 2 शिलिंग का भी खर्च हो जाता था। इस विभाग में अच्छी स्थिति के लोग जाते थे। दूसरे विभाग में 6 पेनी में 3 पदार्थ और डबल रोटी का एक टुकड़ा मिलता था। जिन दिनों मैंने खूब किफायत शुरू की थी उन दिनों में अक्सर 6 पेनी वाले विभाग में जाता था। ऊपर के प्रयोगों के साथ उप प्रयोग तो बहुत हुए। कभी स्टार्च वाला आहार छोड़ा, कभी सिर्फ डबल रोटी और फल पर ही रहा, कभी पनीर, दूध और अंडों का ही सेवन किया। ये अंतिम प्रयोग उल्लेखनीय है। ये 15 दिन भी नहीं चला। स्टार्च रहित आहार का समर्थन करने वालों ने अंडों की खूब स्तुति की थी और ये सिद्ध किया था कि अंडे मांस नहीं है। ये तो स्पष्ट है कि अंडे खाने से किसी जीवित प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचता। इस दलील के भुलावे में आकर मैंने माताजी के सम्मुख की हुई प्रतिज्ञा के रहते भी अंडे खाए, पर मेरा वो मोह क्षणिक था। प्रतिज्ञा का नया अर्थ करने का मुझे कोई अधिकार न था। अर्थ तो प्रतिज्ञा कराने वाले का ही माना जा सकता था। मांस न खाने की प्रतिज्ञा कराने वाली माता को अंडों का तो ख्याल हो ही नहीं सकता था, इसे मैं जानता था। इस कारण प्रतिज्ञा के रहस्य का बोध होते ही मैंने अंडे छोड़ दिए और प्रयोग भी छोड़ दिया। ये एक सूक्ष्म रहस्य है और ध्यान में रखने योग्य। विलायत में मैंने मांस की 3 व्याख्याएं पढ़ी थीं। एक के अनुसार मांस का अर्थ पशु पक्षी का मांस था, इसलिए ये व्याख्याकार उनका त्याग करते थे, पर मछली खाते थे, अंडे तो खाते ही थे। दूसरी व्याख्या के अनुसार साधारण मनुष्य जिसे जीव के रूप में जानता है उसका त्याग किया जाता था। इसके अनुसार मछली त्याज्य थी पर अंडे ग्राह्य थे। तीसरी व्याख्या में साधारणतया जितने भी जीव माने जाते हैं उनके और उनसे उत्पन्न होने वाले पदार्थों के त्याग की बात थी। इस व्याख्या के अनुसार अंडों और दूध का भी त्याग बंधन कारक था। अगर मैं इनमें से पहली व्याख्या को मानता तो मछली भी खा सकता था, पर मैं समझ गया कि मेरे लिए तो माता जी की व्याख्या ही बंधन कारक है। इसलिए अगर मुझे उनके सम्मुख ली गई प्रतिज्ञा का पालन करना हो तो अंडे खाने ही नहीं चाहिए। इस कारण मैंने अंडों का त्याग किया, पर मेरे लिए यह बहुत कठिन हो गया क्योंकि बारीकी से पूछताछ करने पर पता चला कि शाकाहार भोजन गृह में भी बहुत सी चीजों में अंडों का उपयोग होता था। तात्पर्य ये कि वहां भी भाग्यवश मुझे तब तक परोसने वालों से पूछताछ करनी पड़ती रही जब तक कि मैं अच्छा जानकार न हो गया, क्योंकि कई तरह की पुडिंग्स में और कई तरह के केक में अंडे तो होते ही थे। इस कारण एक तरह से तो मैं जंजाल से छूटा क्योंकि थोड़ी और बिल्कुल सादी चीजें ही ले सकता था। दूसरी ओर थोड़ा आघात भी लगा क्योंकि जीभ से लगी हुई कई चीजों का मुझे त्याग करना पड़ा था, पर वो आघात क्षणिक था। प्रतिज्ञा पालन का स्वच्छ, सूक्ष्म और स्थायी स्वाद उस क्षणिक स्वाद की तुलना में मुझे अधिक प्रिय लगा। पर सच्ची परीक्षा तो आगे होने वाली थी, और वो एक दूसरे व्रत के निमित्त से। जिसे राम रखे उसे कौन चखे। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले प्रतिज्ञा के अर्थ के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। मेरी प्रतिज्ञा माता के सम्मुख किया हुआ एक करार था। दुनिया में बहुत से झगड़े केवल करार के अर्थ के कारण उत्पन्न होते हैं। इकरारनामा कितनी ही स्पष्ट भाषा में क्यों न लिखा जाए तो भी भाषा शास्त्री राई का पर्वत कर देंगे। इसमें सभ्य असभ्य का भेद नहीं रहता। स्वार्थ सबको अंधा बना देता है। राजा से रंक तक सभी लोग करारों के खुद को अच्छे लगने वाले अर्थ करके दुनिया को, खुद को और भगवान को धोखा देते हैं। इस प्रकार पक्षकार लोग जिस शब्द अथवा वाक्य का अपने अनुकूल पड़ने वाला अर्थ करते हैं, न्याय शास्त्र में उसे द्विअर्थी मध्य पद कहा गया है। सुवर्ण न्याय तो यह है
कि विपक्ष ने हमारी बात का जो अर्थ माना हो वही सच माना जाए। हमारे मन में जो हो वो खोटा अथवा अधूरा है। और ऐसा ही दूसरा सुवर्ण न्याय ये है कि जहां दो अर्थ हो सकते हैं वहां दुर्बल पक्ष जो अर्थ करे वही सच माना जाना चाहिए। इन दो सुवर्ण मार्गों का त्याग होने से ही अक्सर झगड़े होते हैं और अधर्म चलता है। और इस अन्याय की जड़ असत्य है। जिसे सत्य के ही मार्ग पर जाना हो उसे सुवर्ण मार्ग सहज भाव से मिल जाता है। उसे शास्त्र नहीं खोजने पड़ते। माता ने मांस शब्द का जो अर्थ माना और जिसे मैंने उस समय समझा वही मेरे लिए सच्चा था। वो अर्थ नहीं जिसे मैंने अपने अधिक अनुभव से या अपनी विद्वता के मद में सीखा समझा था। इस समय तक के मेरे प्रयोग आर्थिक और आरोग्य की दृष्टि से होते थे। विलायत में उन्होंने धार्मिक स्वरूप ग्रहण नहीं किया था। धार्मिक दृष्टि से मेरे कठिन प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में हुए, जिनकी छानबीन आगे करेंगे, पर कहा जा सकता है कि उनका बीज विलायत में बोया गया था। जो आदमी नया धर्म स्वीकार करता है उसमें उस धर्म के प्रचार का जोश उस धर्म में जन्मे हुए लोगों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। विलायत में तो शाकाहार एक नया धर्म ही था और मेरे लिए भी वो वैसा ही माना जाएगा, क्योंकि बुद्धि से तो मैं मांसाहार का हिमायती बनने के बाद ही विलायत गया था। शाकाहार की नीति को ज्ञानपूर्वक तो मैंने विलायत में ही अपनाया था। इसलिए मेरी स्थिति नए धर्म में प्रवेश करने जैसी बन गई थी और मुझमें नवधर्मी का जोश आ गया था। इस कारण इस समय मैं जिस बस्ती में रहता था उसमें मैंने शाकाहारी मंडल की स्थापना करने का निश्चय किया। इस बस्ती का नाम बेजवाटर था। इसमें सर एडविन आर्नल्ड रहते थे। मैंने उन्हें उपसभापति बनने के लिए निमंत्रित किया। वे बने। डॉक्टर ओल्डफील्ड सभापति बने। मैं मंत्री बना। ये संस्था कुछ समय तक तो अच्छी चली और कुछ महीनों के बाद इसका अंत हो गया, क्योंकि मैंने निश्चित अवधि के बाद अपने निर्णय के अनुसार वो बस्ती छोड़ दी। पर इस छोटे और अल्प अवधि के अनुभव से मुझे संस्थाओं का निर्माण करने और उन्हें चलाने का कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। शाकाहारी मंडल की कार्यकारिणी में मुझे चुन तो लिया गया और उसमें मैं हर बार उपस्थित भी रहता था, पर बोलने के लिए जीभ खुलती ही न थी। डॉक्टर ओल्डफील्ड मुझसे कहते, मेरे साथ तो तुम काफी बात कर लेते हो, पर समिति की बैठक में कभी जीभ ही नहीं खोलते हो। तुम्हें तो नर मक्खी की उपमा दी जानी चाहिए। मैं इस विनोद को समझ गया। मक्खियां निरंतर उद्यमी रहती हों, पर नर मक्खियां बराबर खाती पीती रहती हैं और काम बिल्कुल नहीं करती। ये बड़ी अजीब बात थी कि जब दूसरे सब समिति में अपनी अपनी सम्मति प्रकट करते तब मैं गूंगा बनकर ही बैठा रहता था। मुझे बोलने की इच्छा ना होती हो सो बात नहीं, पर बोलता क्या। मुझे सब सदस्य अपने से अधिक जानकार मालूम होते थे। फिर किसी विषय में बोलने की जरूरत होती और मैं कुछ कहने की हिम्मत करने जाता, इतने में दूसरा विषय छिड़ जाता। ये चीज बहुत समय तक चली। इस बीच समिति में एक गंभीर विषय उपस्थित हुआ। उसमें भाग न लेना मुझे अन्याय होने देने जैसा लगा। गूंगे की तरह मत देकर शांत रहने में नामर्दगी मालूम हुई। टेम्स आयरन वर्क्स के मालिक हिल्स मंडल के सभापति थे। कहा जा सकता है कि मंडल उनके पैसे से ही चल रहा था। समिति के कई सदस्य तो उनके आश्रय निभ रहे थे। समिति में डॉक्टर एलिंसन भी थे। उन दिनों संतानोत्पत्ति पर कृत्रिम उपायों से अंकुश रखने का आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर एलिंसन उन उपायों के समर्थक थे और मजदूरों में उनका प्रचार करते थे। मिस्टर हिल्स को ये उपाय नीति विरुद्ध प्रतीत हुए। उनके विचार में शाकाहारी मंडल केवल आहार के ही सुधार के लिए नहीं था, बल्कि वो एक नीतिवर्धक मंडल भी था। इसलिए उनकी राय थी कि डॉक्टर एलिंसन के समान घातक विचार रखने वाले लोग उस मंडल में नहीं रहने चाहिए। इसलिए डॉक्टर एलिंसन को समिति से हटाने का एक प्रस्ताव आया। मैं इस चर्चा में दिलचस्पी रखता था। डॉक्टर एलिंसन के कृत्रिम उपायों संबंधी विचार मुझे भयंकर मालूम हुए थे। उनके विरुद्ध मिस्टर हिल्स के विरोध को मैं शुद्ध नीति मानता था। मेरे मन में उनके प्रति बड़ा आदर था। उनकी उदारता के प्रति भी आदर भाव था। पर शाकाहार संवर्धक मंडल में से शुद्ध नीति के नियमों को ना मानने वालों का उसकी अश्रद्धा के कारण बहिष्कार किया जाए, इसमें मुझे साफ अन्याय दिखाई दिया। मेरा ख्याल था कि शाकाहारी मंडल के स्त्री पुरुष संबंध विषयक मिस्टर हिल्स के विचार उनके अपने विचार थे। मंडल के सिद्धांत के साथ उनका कोई संबंध न था। मंडल का उद्देश्य केवल शाकाहार का प्रचार करना था, दूसरी नीति का नहीं। इसलिए मेरी राय ये थी कि दूसरी अनेक नीतियों का अनादर करने वाले के लिए भी शाकाहार मंडल में स्थान हो सकता है। समिति में मेरे विचार के दूसरे सदस्य भी थे, पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का जोश चढ़ा था। उन्हें कैसे व्यक्त किया जाए ये एक महान प्रश्न बन गया। मुझ में बोलने की हिम्मत न थी। इसलिए मैंने अपने विचारों को लिखकर सभापति के सम्मुख रखने का निश्चय किया। मैं अपना लेख ले गया। जैसा कि मुझे याद है, मैं उसे पढ़ने की हिम्मत भी न कर सका। सभापति ने उसे दूसरे सदस्य से पढ़वाया। डॉक्टर एलिंसन का पक्ष हार गया। इसलिए इस प्रकार के अपने इस पहले युद्ध में मैं पराजित पक्ष में रहा। पर चूंकि मैं उस पक्ष को सच्चा मानता था, इसलिए मुझे संपूर्ण संतोष रहा। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि उसके बाद मैंने समिति से त्याग पत्र दे दिया था। मेरा शर्मीलापन विलायत में अंत तक बना रहा। किसी से मिलने जाने पर भी जहां 5-7 मनुष्यों की मंडली इकट्ठा होती, वहां मैं गूंगा बन जाता था। एक बार मैं वेंटनर गया था। वहां मजुमदार भी थे। वहां के एक शाकाहार घर में हम दोनों रहते थे। एथिक्स ऑफ डाइट के लेखक इसी बंदरगाह में रहते थे। हम उनसे मिले। वहां शाकाहार को प्रोत्साहन देने के लिए एक सभा की गई। उसमें हम दोनों को बोलने का निमंत्रण मिला। दोनों ने उसे स्वीकार किया। मैंने जान लिया था कि लिखा हुआ भाषण पढ़ने में कोई दोष नहीं माना जाता। मैं देखता था कि अपने विचारों को सिलसिले से और संक्षेप में प्रकट करने के लिए बहुत से लोग लिखा हुआ पढ़ते थे। मैंने अपना भाषण लिख लिया। बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब मैं पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो पढ़ ना सका। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरे हाथ पैर कांपने लगे।
मेरा भाषण मुश्किल से फुलस्केप का एक पृष्ठ रहा होगा। मजुमदार ने उसे पढ़कर सुनाया। मजुमदार का भाषण तो अच्छा हुआ। श्रोतागण उनकी बातों का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से करते थे। मैं शर्माया और बोलने की अपनी असमर्थता के लिए दुखी हुआ। विलायत में सार्वजनिक रूप से बोलने का अंतिम प्रयत्न करना पड़ा था। विलायत छोड़ने से पहले मैंने शाकाहारी मित्रों को औबन भोजन गृह में भोज के लिए निमंत्रित किया था। मैंने सोचा कि शाकाहारी भोजन गृहों में तो शाकाहार मिलता ही है, पर जिस भोजन गृह में मांसाहार बनता हो वहां शाकाहार का प्रवेश हो तो अच्छा। यह विचार करके मैंने इस गृह के व्यवस्थापक के साथ विशेष प्रबंध करके वहां भोज दिया। ये नया प्रयोग शाकाहारियों में प्रसिद्धि पा गया, पर मेरी तो फजीहत ही हुई। भोज मात्र भोग के लिए ही होते हैं, पर पश्चिम में इनका विकास एक कला के रूप में किया गया है। भोज के समय विशेष आडंबर की व्यवस्था रहती है। बाजे बजते हैं, भाषण किए जाते हैं। इस छोटे से भोज में भी ये सारा आडंबर था ही। मेरे भाषण का समय आया। मैं खड़ा हुआ। खूब सोचकर बोलने की तैयारी की थी। मैंने कुछ ही वाक्यों की रचना की थी, पर पहले वाक्य से आगे ना बढ़ सका। एडिसन के विषय में पढ़ते हुए मैंने उसके शर्मीले स्वभाव के बारे में पढ़ा था। लोकसभा अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स के उसके पहले भाषण के बारे में यह कहा जाता है कि उसने मेरी धारणा है, मेरी धारणा है, मेरी धारणा है 3 बार कहा, पर बाद में आगे ना बढ़ सका। जिस अंग्रेजी शब्द का अर्थ धारणा है, उसका अर्थ गर्भ धारण करना भी है। इसलिए जब एडिसन आगे ना बढ़ सका तो लोकसभा का एक मस्खरा सदस्य कह बैठा कि इन सज्जन ने 3 बार गर्भ धारण किया और ये कुछ पैदा तो कर ही ना सके। मैंने ये कहानी सोच रखी थी और एक छोटा सा विनोदपूर्ण भाषण करने का मेरा इरादा था। इसलिए मैंने अपने भाषण का आरंभ इस कहानी से किया, पर गाड़ी वहीं अटक गई। सोचा हुआ सब भूल गया और विनोदपूर्ण भाषण देने की कोशिश में मैं स्वयं विनोद का पात्र बन गया। अंत में, सज्जनों, आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। इतना कहकर मुझे बैठ जाना पड़ा। मैं कह सकता हूँ मेरा यह शर्मीला स्वभाव दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर ही दूर हुआ। बिल्कुल दूर हो गया ऐसा तो आज भी नहीं कहा जा सकता। बोलते समय सोचना तो पड़ता ही है। नए समाज के सामने बोलते हुए मैं सकुचाता हूँ। बोलने से बचा जा सके तो जरूर बच जाता हूँ, और यह स्थिति तो आज भी नहीं है कि मित्र मंडली के बीच बैठा होने पर कोई खास बात कर ही सकूं अथवा बात करने की इच्छा होती हो। अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। अपितु अब तो मैं देख सकता हूं कि मुझे लाभ हुआ है। पहले बोलने का यह संकोच मेरे लिए दुखकर था, अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा लाभ यह हुआ कि मैं शब्दों का मितव्यय करना सीख गया। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मैं अपने आप को यह प्रमाण पत्र दे सकता हूं कि मेरी जबान या कलम से बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने किसी भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना पड़ा हो। मैं अनेक संकटों से बच गया हूं और मुझे अपना बहुत सा समय बचा लेने का लाभ मिला है। अनुभव ने मुझे यह भी सिखाया कि सत्य के प्रत्येक पुजारी के लिए मौन का उपयोग इष्ट है। मनुष्य जाने अनजाने भी प्रायः अतिशयोक्ति करता है, अथवा जो कहने योग्य है उसे छिपाता है या दूसरे ढंग से कहता है। ऐसे संकटों से बचने के लिए भी मितभाषी होना आवश्यक है। कम बोलने वाला बिना विचारे नहीं बोलेगा, वो अपने प्रत्येक शब्द को तौलेगा। अक्सर मनुष्य बोलने के लिए अधीर हो जाता है। मैं भी बोलना चाहता हूँ, इस आशय की चिट्ठी किस सभापति को नहीं मिलती होगी। फिर उसे जो समय दिया जाता है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं होता। वो अधिक बोलने देने की मांग करता है और अंत में बिना अनुमति के भी बोलता रहता है। इन सब लोगों के बोलने से दुनिया को लाभ होता हो ऐसा कम ही पाया जाता है, पर उतने समय की बर्बादी तो स्पष्ट ही देखी जा सकती है। इसलिए हालांकि आरंभ में मुझे अपने शर्मीलेपन से दुख होता था, परंतु आज उसके स्मरण से मुझे आनंद होता है। यह शर्मीलापन मेरी ढाल थी, उससे मुझे परिपक्व बनने का लाभ मिला। सत्य की अपनी पूजा में मुझे उससे सहायता मिली। 40 साल पहले विलायत जाने वाले हिंदुस्तानी विद्यार्थी आज की तुलना में कम थे। स्वयं विवाहित होने पर भी अपने को कुंवारा बताने का उनमें रिवाज सा पड़ गया था। उस देश में स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी विवाहित नहीं होते। विवाहित के लिए विद्यार्थी जीवन नहीं होता। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल में विद्यार्थी ब्रह्मचारी ही कहलाता था। बाल विवाह की प्रथा तो इस जमाने में ही पड़ी है। कह सकते हैं कि विलायत में बाल विवाह जैसी कोई चीज है ही नहीं। इसलिए भारत के युवकों को यह स्वीकार करते हुए लज्जा मालूम होती कि वे विवाहित हैं। विवाह की बात छिपाने का दूसरा एक कारण यह है कि अगर विवाह प्रकट हो जाए तो जिस कुटुंब में वो रहते हैं उसकी जवान लड़कियों के साथ घूमने फिरने और हंसी मजाक करने का अवसर नहीं मिलता। ये हंसी मजाक अधिकतर निर्दोष होता है। माता पिता इस तरह की मित्रता पसंद भी करते हैं। वहाँ युवक और युवतियों के बीच ऐसे संग साथ की आवश्यकता भी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ तो प्रत्येक युवक को अपनी जीवन संगिनी स्वयं खोजनी होती है। इसलिए विलायत में जो संबंध स्वाभाविक माना जाता है उसे भारत का नवयुवक विलायत पहुंचते ही जोड़ना शुरू कर दे तो परिणाम भयंकर ही होगा। कई बार ऐसे परिणाम प्रकट भी हुए हैं। फिर भी हमारे नवयुवक इस मोहिनी माया में फंस पड़े थे। हमारे नवयुवकों ने उस सोहबत के लिए असत्याचरण पसंद किया जो अंग्रेजों की दृष्टि से कितना ही निर्दोष होते हुए भी हमारे लिए त्याज्य है। इस फंदे में मैं भी फंस गया। 5-6 साल से विवाहित और एक लड़के का बाप होते हुए भी मैंने अपने आप को कुंवारा बताने में संकोच नहीं किया, पर इसका स्वाद मैंने थोड़ा ही चखा। मेरे शर्मीले स्वभाव ने, मेरे मौन ने मुझे बहुत कुछ बचा लिया।
जब मैं बोल ही ना पाता था तो कौन लड़की खाली बैठी थी जो मुझसे बात करती? मेरे साथ घूमने के लिए भी शायद ही कोई लड़की निकलती। मैं जितना शर्मीला था उतना ही डरपोक भी था। वेंटनर में जिस परिवार में मैं रहता था, वैसे परिवार में घर की बेटी हो तो वो सभ्यता के विचार से ही सही मेरे समान विदेशी को घुमाने ले जाती। सभ्यता के इस विचार से प्रेरित होकर इस घर की मालकिन की लड़की मुझे वेंटनर के आसपास की सुंदर पहाड़ियों पर ले गई। वैसे मेरी चाल कुछ धीमी नहीं थी, पर उसकी चाल मुझसे तेज थी, इसलिए मुझे उसके पीछे घिसटना पड़ा। वो तो रास्ते भर बातों के फव्वारे उड़ाती चली, जबकि मेरे मुंह से कभी हाँ या कभी ना की आवाज भर ही निकलती थी। बहुत हुआ तो इतना सुंदर है बस ये कह देता, इससे ज्यादा बोल ना पाता। वो तो हवा में उड़ती जाती और मैं ये सोचता रहता कि घर कब पहुंचूंगा। फिर भी ये कहने की हिम्मत ना पड़ती कि चलो अब लौट चलें। इतने में हम एक पहाड़ की चोटी पर जा खड़े हुए, पर अब उतरा कैसे जाए? अपने ऊंची एड़ी वाले बूटों के बावजूद 20-25 साल की वो रमणी बिजली की तरह ऊपर से नीचे उतर गई, जबकि मैं शर्मिंदा होकर अभी यही सोच रहा था कि ढाल कैसे उतरा जाए। वो नीचे खड़ी हंसती हुई मुझे हिम्मत बंधाती है, ऊपर आकर हाथ का सहारा देकर नीचे ले जाने को कहती है। मैं इतना हिम्मत हारा हुआ तो कैसे बनता? मुश्किल से पैर जमाता हुआ, कहीं कुछ बैठता हुआ मैं नीचे उतरा। उसने मजाक में शाबाश कहकर मुझ शर्माए हुए को और अधिक शर्मिंदा कर दिया। इस तरह के मजाक से मुझे शर्मिंदा करने का उसे हक था, परंतु हर स्थान पर मैं इस तरह कैसे बच पाता? ईश्वर मेरे अंदर से असत्य का विष निकालना चाहता था। वेंटनर की तरह ब्राइटन भी समुद्र किनारे हवाखोरी का मुकाम है। एक बार मैं वहां गया था। जिस होटल में मैं ठहरा था उसमें साधारण खुशहाल स्थिति की एक विधवा आकर टिकी थी। ये मेरा पहला वर्ष का समय था, वेंटनर के पहले का। यहाँ सूची में खाने की सारी चीजों के नाम फ्रेंच भाषा में लिखे थे। मैं उन्हें समझता न था। मैं वृद्धा वाली मेज पर ही बैठा था। उस महिला ने देखा कि मैं अजनबी हूँ और कुछ परेशानी में भी हूँ। उसने बातचीत शुरू की। तुम अजनबी से मालूम होते हो, किसी परेशानी में भी हो, अभी तक कुछ खाने को भी नहीं मंगाया है? मैं भोजन की चीजों की सूची पढ़ रहा था और परोसने वाले से पूछने की तैयारी कर रहा था, इसलिए मैंने उस भद्र महिला को धन्यवाद दिया और कहा, ये सूची मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए ये जानना आवश्यक है कि इनमें से कौन सी चीजें निर्दोष हैं। उस महिला ने कहा, तो लो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और सूची समझा देती हूँ। तुम्हारे खाने लायक चीजें मैं तुम्हें बता सकूंगी। मैंने धन्यवाद पूर्वक उसकी सहायता स्वीकार की। यहाँ से हमारा जो संबंध जुड़ा सो मेरे विलायत में रहने तक और उसके बाद भी बरसों तक बना रहा। उसने मुझे लंदन का अपना पता दिया और हर रविवार को अपने घर भोजन के लिए आने के लिए न्योत दिया। वो दूसरे अवसरों पर भी मुझे अपने यहाँ बुलाती थी, प्रयत्न करके मेरा शर्मीलापन छुड़ाती थी, जवान स्त्रियों से जान पहचान कराती थी और उनसे बातचीत करने को ललचाती थी। उसके घर रहने वाली एक स्त्री के साथ बहुत बातें करवाती थी, कभी कभी हमें अकेला भी छोड़ देती थी। आरंभ में मुझे ये सब बहुत कठिन लगा, बात करना सूझता न था, विनोद भी क्या किया जाए, पर वो महिला मुझे प्रवीण बनाती रही। मैं शिक्षा पाने लगा, हर रविवार की राह देखने लगा। उस स्त्री के साथ बातें करना भी मुझे अच्छा लगने लगा, उसके साथ में आनंद आने लगा। उसने तो हम दोनों का हित ही चाहा होगा। अब मैं क्या करूं? सोचा क्या ही अच्छा होता अगर मैं इस भद्र महिला से अपने विवाह की बात कह देता। उस दशा में क्या वो चाहती कि किसी के साथ मेरा ब्याह हो? अब भी देर नहीं हुई है, मैं सच कह दूं तो अधिक संकट से बच जाऊंगा। ये सोचकर मैंने उसे एक पत्र लिखा। अपनी स्मृति के आधार पर उसका सार बता देता हूँ। जब से हम ब्राइटन में मिले आप मुझ पर प्रेम रखती रही हैं। माँ जिस तरह अपने बेटे की चिंता रखती है उसी प्रकार आप मेरी चिंता रखती हैं। आप तो ये भी मानती हैं कि मुझे विवाह करना चाहिए और इसी ख्याल से आप मेरा परिचय युवतियों से कराती हैं। ऐसे संबंध के अधिक आगे बढ़ने से पहले ही मुझे आपसे ये कहना चाहिए कि मैं आपके प्रेम के योग्य नहीं हूँ। मैं आपके घर आने लगा तभी मुझे आपसे ये कह देना चाहिए था कि मैं विवाहित हूँ। मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान के जो विद्यार्थी विवाहित होते हैं वे इस देश में अपने ब्याह की बात प्रकट नहीं करते। इससे मैंने भी उस रिवाज का अनुकरण किया, पर अब मैं देखता हूँ कि मुझे अपने विवाह की बात बिल्कुल छिपानी नहीं चाहिए थी। मुझे साथ में ये भी कह देना चाहिए कि मेरा ब्याह बचपन में हुआ है और मेरे एक लड़का भी है। आपसे इस बात को छिपाने का अब मुझे बहुत दुख है, पर अब भगवान ने सच कह देने की हिम्मत दी है, इससे मुझे आनंद होता है। क्या आप मुझे क्षमा करेंगी? जिस बहन के साथ आपने मेरा परिचय कराया है उसके साथ मैंने कोई अनुचित छूट नहीं ली, इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मुझे इस बात का पूरा ध्यान है कि मुझे ऐसी छूट नहीं लेनी चाहिए, पर आप तो स्वाभाविक रूप से ये चाहती हैं कि किसी के साथ मेरा संबंध जुड़ जाए। आपके मन में ये बात आगे ना बढ़े, इसके लिए भी मुझे आपके सामने सत्य प्रकट कर देना चाहिए। अगर इस पत्र के मिलने पर आप मुझे अपने यहाँ आने के लिए अयोग्य समझेंगी तो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। आपकी ममता के लिए मैं आपका हमेशा ऋणी बन चुका हूँ। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि अगर आप मेरा त्याग न करेंगी तो मुझे खुशी होगी। अगर अब भी मुझे अपने घर आने योग्य मानेंगी तो उसे मैं आपके प्रेम की एक नई निशानी समझूंगा और उस प्रेम के योग्य बनने का सदा प्रयत्न करता रहूंगा। पाठक समझ लें कि यह पत्र मैंने क्षण भर में नहीं लिख डाला था। न जाने कितने मसविदे तैयार किए होंगे, पर यह पत्र भेजकर मैंने अपने सिर का एक बड़ा बोझ उतार डाला। लगभग लौटती डाक से मुझे उस विधवा बहन का उत्तर मिला। उसने लिखा था, खुले दिल से लिखा तुम्हारा पत्र मिला, हम दोनों खुश हुई और खूब हंसी। तुमने जिस असत्य से काम लिया वो तो क्षमा के योग्य ही है, पर तुमने अपनी सही स्थिति प्रकट कर दी, ये अच्छा ही हुआ। मेरा न्योता कायम है, अगले रविवार को हम अवश्य तुम्हारी राह देखेंगे, तुम्हारे बाल विवाह की बातें सुनेंगी और तुम्हारा मजाक उड़ाने का आनंद भी लूटेंगी। विश्वास रखो, हमारी मित्रता जैसी थी वैसी ही रहेगी।
इस प्रकार मैंने अपने अंदर घुसे हुए असत्य के विष को बाहर निकाल दिया और फिर अपने विवाह आदि की बात करने में मुझे कोई घबराहट नहीं हुई। विलायत में रहते हुए मुझे